हाय, आज हमारे साथ हैं आईपीएस कोहली सर। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सर, आपकी एक्सपर्टीज है फैमिली लॉ। Yes. थोड़ा सा हमें बताइए कि फैमिली लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हमें कब उसकी ज़रूरत पड़ी, और क्या ये कौन सा कंसेप्ट है? क्या हमने ब्रिटिशर्स वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही हमने अडॉप्ट करके फैमिली लॉ लेकर आए? बिल्कुल, हाँ भी और ना भी। देखिए, ब्रिटिश का लॉ तो अभी तक चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा भी, और चेंजेस आते रहे समय समय से, लेकिन लॉ वहीं से चल रहा है। एग्जिस्टेंस तो शुरुआत से ही है। 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बन गया था। जो फैमिली लॉ है, इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, किन कंडीशंस में हम डिवोर्स ले सकते हैं, व्हाट इज डिवोर्स, व्हाट इज नलिटी ऑफ मैरिज, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम लॉ है, चाहे क्रिश्चियन लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट्स हैं, देयर आर मेनी इन द लॉज, लेकिन दे ऑल कम अंडर दिस वन अम्ब्रेला, दैट इज नोन एज फैमिली लॉ। ओके। कब आया सर ये कंसेप्ट हमारे? क्या पहले से था कोई कंसेप्ट? क्योंकि कभी जितनी पुरानी शादी, हाँ जी, उतना पुराना ये लॉ। अगर शादी करनी है तो भी लॉ चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट है। अगर डिवोर्स लेना है तो भी लॉ चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, उनके राइट्स क्या हैं, तो भी लॉ चाहिए। तो जितनी पुराना हमारा समाज में शादी का कॉन्सेप्ट है, उतना ही पुराना ये लॉ है। वैसे इसकी जो इनैक्टमेंट है हिंदू मैरिज एक्ट की, दैट इज 1956। 1956। ओके सर, जैसे ना कि सोशियोलॉजी में जो एक कहते हैं कि हमारा पहला इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं कि वो फैमिली होता है, वो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट बताया गया कि वहाँ से सोसाइटी का जन्म होता है, या फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटीज उन्होंने फैमिली बताया। ओके, आई मिस द पॉइंट। सर, आप कुछ बता रहे थे कि इसमें कुछ चेंजेस हुए रिसेंटली फैमिली लॉ में। सी, फैमिली लॉ में चेंजेस नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है 1 मई 2023। दिस केस वाज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर मोर देन 6 years, यानी 6 साल से ज़्यादा ये इशू डिस्कस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। Okay. 6 साल लगा एक लॉ के अंदर एक प्रोग्रेसिव सोच लाने के लिए। आज तक क्या देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के ना सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है व्हाट आर द वैलिड कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। आप एक दूसरे के रिश्ते में नहीं होना चाहिए, जिसे हम स्पेंडर रिलेशनशिप कहते हैं। क्या एज होनी चाहिए, मेजॉरिटी एज होनी चाहिए। लड़कियों के लिए मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, लड़कों के लिए मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए। सो ऐसे काफ़ी ग्राउंड्स हैं, काफ़ी अनसाउंड माइंड के नहीं हो पाने चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि आप कब शादी कर सकते हैं और वो वैध मानी जाएगी, यानी वो लीगल शादी मानी जाएगी। वैसे ही सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये भी बताया गया कि आप एक शादी को अगर तोड़ना चाहते हैं, यानी डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से ग्राउंड्स आपके पास अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन उठ के बोलें कि आज मुझे इसके साथ नहीं रहना, जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर बड़ा सिंपल है कि आई एम डन विद यू, सो आई वांट डिवोर्स। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। ओके। इंडिया में आपको कानून मुताबिक ही चलना पड़ता है। सेक्शन 13 के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन्हीं ग्राउंड्स को आप अगर फुलफिल करते हैं तो ही आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम कहते हैं कि दिस मैरिज इज ओवर, यानी देयर इज नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिवाइवल ऑफ दिस मैरिज। ये एज अ कॉन्सेप्ट हमारा लॉ एक्नॉलेज नहीं करता था। लेकिन ये एक मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से, जिसके अंदर अब अल्टीमेटली 1 मई को इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। यस, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्पाउस उठ के बोलेगा कि आई एम डन विद यू, सो जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि आपको नो फॉल्ट, यानी ऐसा नहीं है कि देखिए मेरी और आपकी शादी हुई, हम हस्बैंड वाइफ हैं, अभी क्या मुझे आप पे लांछन लगाने जरूरी है, मतलब आई हैव टू प्रूव दैट यू आर अ बैड पर्सन इफ आई वांट डिवोर्स। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज द लॉ। लेकिन अगर आज मैं ये प्रूव करना चाहूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरा जो पार्टनर है वो गलत इंसान है, मेरा पार्टनर गलत नहीं है, लेकिन मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। दूसरा कि इस रिश्ते में वो बचा, वो खिंचाव एक दूसरे के लिए नहीं बचा, या वो एक होता ना कि देयर इज नो स्कोप ऑफ रिवाइवल ऑफ दिस रिलेशनशिप। हम काफी समय से अलग रह रहे हैं, हमारे विचार नहीं मिलते, हम अपने बीच की जो मन मुटाव है उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो फिर भी एक इंसान, एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर या एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस से डिवोर्स की मांग कर सकता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो दूसरा अगर एग्री नहीं करता, वो ऐसा फील नहीं कर रहा, तो यही तो पॉइंट है जी। अभी तक लॉ ये था कि दूसरा इंसान अगर एग्री नहीं करता तो आपको दफा 13 में ही जाना पड़ेगा, जो कंडीशंस है कि मुझे साबित करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एक इंसान एग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये साबित किया जा सकता है कोर्ट में एक इंसान की तरफ से कि जो शादी है इतनी टूट चुकी है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ
both of them living under the same roof or coming together to each other. सिंपल भाषा में irretrievable breakdown of marriage, कि कोई स्कोप नहीं बचा इनका इस शादी को बचा पाने का, चाहे एक इंसान प्रूव करे चाहे दोनों मिलकर प्रूव करें, उस केस में भी डिवोर्स हो सकता है। दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट। सर ये वेस्टर्न कंट्रीज में आपने बोला कि बहुत ईजिली होता है, हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सिस्टम? इसके पीछे एक रीज़न बड़ा सिंपल है कि हमारे कंट्री में शादी सिर्फ दो इंसानों की नहीं होती, दो फैमिलीज की होती है। एंड देन इट्स अ वेरी होली कॉन्सेप्ट, द मैरिज इज अ वेरी वेरी होली कॉन्सेप्ट। हम सिर्फ आई डू कह के शादी नहीं कर लेते, हमें कस्में खानी पड़ती है, चाहे वो हिंदू समाज है चाहे सिखिज्म है, कुछ भी है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ कस्में हैं। तो इस होली कॉन्सेप्ट को तोड़ना एक इमोरल एक्ट माना जाता रहा है। इसीलिए काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं डिवोर्स के। कनाडा जैसी कंट्रीज है, वहां पर तो बड़ा सिंपल है, एक पार्टी जाती है कोर्ट पे, डिवोर्स पिटीशन फाइल करती है, प्रिलिमिनरी डिक्री ऑफ डिवोर्स इज पास्ड ऑन द वेरी डे। उसमें आपकी दूसरे पार्टनर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्टनर में नोटिस भेजने से पहले प्रिलिमिनरी डिक्री फाइल पास कर देते हैं डिवोर्स की। उनको बोला जाता है कि आपके पास 30 दिन है, आप अपना कोई जवाब देना चाहते हैं, कोई कंडीशंस रखना चाहते हैं, रख दीजिए। 30 दिन बाद वो डिवोर्स फाइनल हो जाएगा, वेदर द सेकंड पार्टी इज एग्रीइंग और नॉट। जो इश्यूज होंगे उनके बीच में, चाहे प्रॉपर्टी शेयर का हो चाहे बच्चों का हो, दैट विल बी केप्ट ओपन, दैट कैन गो ऑन फॉर इयर्स। लेकिन जो डिवोर्स है वो हो जाएगा 30 डेज के अंदर। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारा पहले सेपरेशन पीरियड भी एक बीच में आता है। यस, अभी भी है। देखिए कोई भी शादी होती है, शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स केस नहीं फाइल कर सकते, दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस। सेकंड कंडीशन ये है कि एक जैसे अभी लॉ में चेंज भी आया, तो ऐसा नहीं है कि साल हुआ और आपने बोल दिया कि मैं नहीं रह सकता। देयर हैज टू बी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ सेपरेशन, यानी एक ऐसा समय हम दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हों जिससे ये लगे कि कोर्ट को हाँ ये इतने सालों से अलग रह रहे हैं, अब क्या इकट्ठे रहेंगे। और कंडीशंस भी हैं उनके बीच में, कैसी हर केस में नहीं होगा ये कि 2 साल अलग रह लिए, 3 साल अलग रह लिए तो अब डिवोर्स ले लो, ऐसा नहीं है। ये दिखाना पड़ेगा कि उन 2-3 सालों में कोशिशें हुई उनकी आपस में रहने की, चाहे फैमिलीज ने की, चाहे कोर्ट के थ्रू मीडिएशन हुई, लेकिन सब जो एक होता है ना एक्शंस थे वो फेल हो गए, ये सब कोशिशें फेल हो गई। और अब ये केसेस फाइल हो जाते हैं हमारे बीच, हमारे समाज में आपने देखा होगा कि बहुत तरह के केसेस फाइल हो जाते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस अंडर 125 एक्ट है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, चाहे 406 498 एफआईआर हो जाती है, सेक्शन 9 HM ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो जाता है, दफा 13 फाइल, बहुत केसेस हैं जो फाइल हो जाते हैं आपस में। लेकिन अगर ऐसी चीजें आ गई हैं तो चांसेस ऑफ देम कमिंग बैक डिमिनिश होते जाते हैं। तो कोर्ट से इसके अगर इतना कुछ हो ही चुका है, इतना पानी बह चुका है, तो अब कोई चांस तो बचा नहीं है इनका एक घर में इकट्ठे एक खुशहाल जीवन जीने का, तो क्या फायदा है। ओके सर, जैसे हम कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू है इस वक्त, अगर सोसाइटी में मैं देखूँ तो डिवोर्स रेट आपका एक बढ़ता जा रहा है, पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। ये क्या कारण रहा कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा रहना पड़ गया पोस्ट कोविड, इस वजह से इनका बहुत रीजन होंगे। उनमें से एक बेसिक रीज़न जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस साइड फॉर पास्ट 18 ईयर्स, तो जो मैं देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ प्रॉबेबली लोगों के अंदर सहन शक्ति कम हो गई है, और इतनी देर इकट्ठे एक घर में एक एनवायरनमेंट में रहने से वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। पहले जो मैं फिर वो एग्जांपल लेके चलता हूँ बिकॉज ईजी है, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं। पहले मुझे आपको झेलना थोड़ा कम समय के लिए पड़ता था, आपको मुझे थोड़ा कम समय के लिए पड़ता था। आप मैं काम पे निकल गया, आप काम पे निकल गए, आप बाकी चीज़ों में व्यस्त हैं, मैं अपनी बाकी चीज़ों में व्यस्त हूँ। लेकिन अब वो जो ड्यूरेशन बढ़ गई थी, उससे मुझे शायद आप ज़्यादा समझ में आ गई, या आपको शायद मैं ज़्यादा समझ में आ गया, तो एक होता है ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, सो प्रोबेबली दैट्स द रीज़न। सर ये क्राइम रेट का कितना इशू होता है फैमिली को लेकर, क्योंकि अगर हम बोले तो ओवरऑल ये डिवोर्स लेना ज़्यादा बेटर है कि रादर की बंदा इसको लिंगर ऑन करे तो वो कहीं पर कहीं क्राइम कर जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर कोई अदर थिंग। सी मेरी नज़र में इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप, मेरी नज़र में इफ़ यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन अ अब्यूजिव रिलेशनशिप, ये मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आपको नहीं रहना चाहिए। अगर ये सोफ़ा जिस पे आप बैठे हैं सीट पे, अगर इसके अंदर कोई कील निकला हुआ है, क्या आप उस पर बैठना पसंद करेंगे? वो कील आपको एक बार चुभेगा, आप थोड़ा साइड पे हो गए, लेकिन कंफर्टेबल होने की कोशिश करोगे, दोबारा चुभेगा। क्या आपको ये सोफ़ा नहीं छोड़ देना चाहिए? तो अगर एक छोटे से कील के कारण मैं अपनी इस जगह छोड़ने को तैयार हूँ, तो एक ऐसे रिश्ता जिसे मुझे ज़िंदगी भर निभाना पड़ेगा, कोई भी ऐसा रिश्ता जो मुझे ना, देखिए, निभाना पड़ेगा,
नहीं होना चाहिए। निभाना चाहता हूँ तो होना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। डिवोर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही होता है लीगली, मतलब आपको छोड़ने के लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता है। आप भाई छोड़ सकते हो, दोस्त छोड़ सकते हो, माँ बाप छोड़ सकते हो, लेकिन वाइफ या हस्बैंड को छोड़ना तो आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। तो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। मैरिज भी पेपर वर्क है और डिवोर्स तो उससे बड़ा पेपर वर्क है। और आज के दिन तो ये पेपर वर्क करना सबसे मुश्किल है। सर थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है? बिल्कुल है। डिवोर्स रेट कितना हाई है वहाँ? हमसे ज़्यादा होगा। हमसे ज़्यादा होगा। लेकिन टैबू नहीं है, टैबू नहीं है। ओके। यहाँ पे डिवोर्स इज अ टैबू, वहाँ डिवोर्स इज इट नॉट अ टैबू, ये डिफरेंस है। क्या अभी भी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर पाती डिवोर्स्ड लोगों को? बिल्कुल नहीं। मतलब आई नॉट नेम बट येस्टरडे ओनली आई गॉट एक नए क्लाइंट आए थे मेरे पास। अब जो मर्जी समझिए, दोनों पार्टीज की थर्ड मैरिज है। जो हस्बैंड है ही वॉज मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ 4 या 5 महीने वो मैरिज लास्ट की, अलग हो गए, डिस्प्यूट्स पड़े, डिवोर्स हुआ, म्यूचुअल कंसेंट। सेकेंड मैरिज की, वो कुछ दिन लास्ट की। थर्ड मैरिज की, अभी मार्च की शादी है एंड ही वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस यस्टरडे। और 27 अप्रैल से सेपरेशन हुई है और मेरे पास कल 1 मई को बैठा हुआ था। सर आपको इस चीज़ का क्या कारण लगा? क्या आपने इस चीज़ का क्या कारण लगा कि वो किसी वेमेन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे? सी शायद ही जो आप कह रहे हैं सही होता कि वो किसी वेमेन के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन इस केस में जो लड़की थी उसकी भी थर्ड शादी थी। ओके। सो दोनों पार्टीज की थर्ड मैरिज है और एज कुछ भी नहीं है। लड़की की 32 साल, उसकी 36 साल लड़के की, यानी मैरिजेबल एज के 15 साल में उसकी तीसरी शादी है। और इधर लड़की की मैरिजेबल एज के कुछ 14-15 साल में तीसरी शादी है और अब फिर से लगे। सहन शक्ति, एडजस्टमेंट इश्यूज। ये सर आपको ऐसा लग रहा है कि अर्बन स्टेट्स में ज़्यादा है रादर कि रूरल्स में? क्या रूरल का प्रेशर, फैमिली प्रेशर ज़्यादा है, क्या अर्बन में इतना फैमिली प्रेशर नहीं है और लोग काम करने अपने आप को बिजी कर लेते हैं? जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक ना हम पॉपुलेशन में एक टॉपिक पढ़ते होते थे कि क्या कारण है पॉपुलेशन बढ़ने के, तो उसमें एक आता था एंटरटेनमेंट। तो उस वक्त हम छोटे होते थे तो मैं बड़ा हंसता होता था कि यार ये आज मेरे को जब हमारे पास एंटरटेनमेंट के इतने रिसोर्सेज आ गए हैं, नाउ आई गॉट टू नो कि उस वक्त तो हमारे पास ये टॉपिक में ये वाला टॉपिक क्यों था कि एंटरटेनमेंट के प्रॉब्लम के कारण भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आज वी हैव दिस एक्सेस ऑफ एंटायर वर्ल्ड आपके हाथ में, आप मोबाइल पे यू कैन सी एवरीथिंग, आपका उस पर चल रहा है। तो ये जो एडवांसमेंट आ रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये मैरिज पर कितना असर डाल रही है और फर्दर आप क्या देख रहे हैं इसको? इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है? नहीं। सो दिस इज़ वेरी स्टूपिड टू से कि पहले सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम थे तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब नहीं बढ़ रही, अभी भी पॉपुलेशन उसी ग्रोथ से बढ़ रही है। आपके पहले सवाल पे मैं आता हूँ, अर्बन वर्सेस रूरल। इसको थोड़ा और ब्रॉड करते हैं, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया एंड देन अब्रॉड। तीनों में ना एक डिफरेंस आता है, मतलब एक ना ग्रोथ है। अब्रॉड में, ऊपर से नीचे आऊँगा, अब्रॉड में क्या है कि ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंसान की ना जो अपनी पहचान है वो ज़्यादा है। एक इंडिविजुअलिज्म है। हस्बैंड सिर्फ हस्बैंड नहीं है और वाइफ सिर्फ वाइफ नहीं है। हस्बैंड अपने आप में हस्बैंड के साथ साथ दोस्त भी है किसी का, ही मे नॉट हैव फीमेल फ्रेंड्स, वो किसी का कुलीग भी है, वो साथ साथ अपने माँ बाप का बेटा होते हुए कुछ और भी है, अपने प्रोफेशन में भी कुछ कर रहा है। वैसे ही जो वाइफ है सिर्फ वाइफ नहीं है, वो अपने करियर में भी कुछ है, वो मदर भी है, वो फ्रेंड भी है। शी मे और मे नॉट बी हैविंग मेल फ्रेंड्स ऑल्सो, मेल कुलीग्स ऑल्सो। सेकेंड आता है फिर अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया के अंदर भी भेड़ चाल यही है कि हमें वेस्टर्नाइजेशन में आना है, लेकिन अभी भी फिर भी कुछ कंट्रोल है। रूरल इंडिया आज भी ज़्यादातर अपने माँ बाप के या सोसाइटी प्रेशर्स में दबा हुआ है। तो इस कारण अगर आपको दिखता है थोड़ा सा डिवाइड इन परसेंटेज ऑफ डिवोर्स रेट्स, वो उसका बेसिक कारण ये है। रूरल इंडिया में आज भी जब शादी के बाद डिवोर्स की बात चलती है तो परिवार बैठ के समझाते हैं, जॉइंट फैमिली ज़्यादा है। अर्बन इंडिया में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है।
अगर हम यूथ की बात करें, जैसे रूरल स्टेट में जो यूथ है वो भागकर अर्बन एरिया पे आना चाहता है, वो चंडीगढ़ देखना चाहता है और दिल्ली देखना चाहता है या बड़े कुछ भी जो भी मेट्रो सिटीज़ में जाना चाहता है। सिमिलरली अगर बोले तो एक विजन वो भी है कि अब्रॉड का, कनाडा का। तो ये जो एक हमारा जो कल्चर चला, ये आपको कैसे लग रहा है कि कुछ, मेरा कहने का मतलब है कि कितना दूर का रिलेशन उतना ज़्यादा बेटर, कि कितना फैमिली का रिलेशन उतना ज़्यादा बेटर, ऐसा कुछ आपका कुछ? देयर इज नो, मतलब वी कांट, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है। लोग बाहर जाने की जो सोच रहे हैं, बड़े शहरों में आ रहे हैं, सोच रहे हैं डिवोर्स के कारण नहीं, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के कारण। सर फिर मैरिज का क्या रिक्वायरमेंट है? ये एक अलग कॉन्सेप्ट आने वाला है अब। मतलब दिस इज समथिंग, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू मी, दिस गाय जिसकी मैंने बात करी, वो भी कल मुझे यही बोल के गया है, सर मुझे लगता है मैं शादी के लिए कभी बना ही नहीं था। लेकिन वो जो मेरी रीडिंग थी वो ये थी, प्रॉब्ली पेरेंट्स की, सोसाइटी की, रिश्तेदारों के प्रेशर में आके एक शादी के बाद दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी, ये गलती करता गया वो। सर जब देश एक डेवलपिंग स्टेज पर होता है, एक डेवलपिंग स्टेज पर होता है, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ को प्रेफर करता है। वो चाहता है कि लोग जॉइंट फैमिली से निकलकर एक न्यूक्लियर फैमिली में आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रीच कर सकें और फैल सकें और एडवांसमेंट हो सके। देखिए वो ज़रूरत है, मतलब लेटेस्ट से कि सिंस मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ, मैं, मेरी फैमिली चंडीगढ़ से नहीं है, हालांकि हम सब रहते चंडीगढ़ ही हैं। मैं बिलोंग करता हूँ जलंधर से, पंजाब में जलंधर से। मेरे फादर साहब 1979 या 80 में उन्होंने जलंधर से यहाँ पे आ गए थे जॉब की सर्च में, तो मेरे दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स वहीं रह गए। काम करना है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है सबने। अब वर्क अपॉर्चुनिटी जब कोई ढूंढने जाएगा तो वो अपना सारा परिवार साथ लेके नहीं जाएगा, वो खुद को सेटल करने ही जाएगा सबसे पहले। ये एक होता ना कि मतलब ये एक बहुत वाजिब सी चीज़ है, ये सब करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं से उठ के यहाँ पे काम की सर्च में, अपने नाम बनाने की सर्च में आए होंगे, सब जाते हैं। तो इसको अब हम सोचें कि न्यूक्लियर फैमिली के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती नेशन की, ऐसा नहीं है। कई मेरे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या परिवार वाले हैं जो वहीं रहकर भी ग्रो कर रहे हैं और शायद मुझसे भी तेज ग्रो कर रहे हैं, परिवार में रह के भी ग्रो। ये कुछ जनरल फॉर्मूला नहीं है कि आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो आप ग्रो कम करेंगे, आप परिवार के बिना है तो आप ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है जो बिजनेस फैमिलीज हैं जो हमारे देश को रूल करती हैं, दे आर ऑल लिविंग टुगेदर। दे एक के बाद एक जनरेशन आ रही है, लेकिन वो इकट्ठे रह रहे हैं। हम ही हैं जो मतलब मिडिल क्लास है ना, लोअर या अपर मिडिल क्लास का डिवाइड को छोड़ के मिडिल क्लास है जो अपनी फैमिलीज को छोड़ के बाहर निकल रहा है। लोअर स्ट्रेटा या अपर स्ट्रेटा वो वही है, वो अपने परिवारों में है। आप देखिए जितने गरीब लोग हैं वो अपने परिवारों में, कोई काम की सर्च में यहाँ पर आ भी जाएगा, यूपी से, कोई बिहार से, कोई काम की सर्च से यहाँ से वहां भी जाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को वहीं पे इकट्ठा छोड़ते हैं, पैसा कमाएंगे वापस परिवार में। वो ऐसा नहीं करते कि अपनी फैमिली के साथ मूव कर गए, अपनी न्यूक्लियर फैमिली के साथ मूव कर गए। वो खुद काम कर रहा है, परिवार उसकी बीवी बच्चे उसके घर में है, वो एक परिवार में रह रहे हैं। तो ये हम हैं मिडिल क्लास वाले लोग जो ये गलती कर रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया का कंसेप्ट है, बाहर नहीं है ऐसा कि बाहर भी है, रूरल एरिया में सब ऐसा ही है? आई प्रॉब्ली एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब परिवार में रह के ग्रोथ कम होगी ऐसा कहीं नहीं, बट हाँ वहाँ पर डिफरेंट, थोड़ा कल्चर ही डिफरेंट है। वहाँ पे 14-15 साल की उम्र में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू विल टेक केयर ऑफ योर ओन एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि सब परिवार घर से बाहर निकाल देते हैं, बट एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करें। अच्छा भी इंडिपेंडेंस आती है, अच्छा भी है सर, बिल्कुल अच्छा है, ये इंडिपेंडेंस आती है, उसको दुनियादारी देखने यहाँ पे काफ़ी लेट बच्चे को दुनियादारी। हाँ, वी आर वेरी प्रोटेक्टिव, वी लिव इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। हम अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, उनके साथ कुछ ख़राब ना हो जाए। हाँ सही भी है, हमारी दुनिया ख़राब है। एक्सपीरियंसेस उनके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा, एंड मेरे फादर का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा, मेरी लाइफ के कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो रही है, वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा है। मैरिज का इसका आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक डिस्कशन रिक्वायर्ड है कि रिक्वायर्ड चल रही है। मतलब अगर आप देखें लिव इन रिलेशनशिप्स, कोर्ट ने भी उनको, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक्नॉलेज किया है।
उनके लीगल राइट्स भी आ गए हैं, लिव इन पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स। सर फीमेल को अक्सर देखा गया वो काफ़ी मैरिज के बगैर इनसिक्योर फील करती है। तभी वही मैं बता रहा हूँ ना, लॉ इज ऑल्सो, क्योंकि लॉ आज से कुछ साल पहले मैं तक एक नॉर्मल साइकोलॉजी रिलेटेड बात करता हूँ कि जैसे मैं अगर नॉर्मल बच्चों को भी देखता हूँ, एक फीमेल जब वो बच्चे अगर बड़े हो रहे होते हैं ना, जस्ट उसका एक ही सपना होता है कि मेरे को शादी करानी है। और जो छोटे जो उन्होंने खेल भी खेले हैं ना, तो उन्होंने गुड्डा गुड्डी एंड ये आपके मेरी एज के खेल की, ये आपके मेरी एज की बात कर रहे हो। आज की एज से पूछो, नोबडी इज वांटिंग, एवरीबडी सी। सर लिव इन का कितना फर्क पड़ेगा? वही बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि आज से कुछ साल पहले तक लिव इन वाज अ टैबू, इट स्टिल इज अ टैबू, बट उस टैबू में एक बड़ा डिफरेंस आया। डिफरेंस ये आया कि अब कोर्ट की लीगल बैकिंग मिली है लिव इन पार्टनर्स को। ओके मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अ लिव इन पार्टनर हैज इक्वल राइट्स ऑफ अ वाइफ और अ हस्बैंड इन अ मैरिज रिलेशनशिप। ओके सो ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, डर क्या था, एक इनसिक्योरिटी क्या थी कि आज मैं और ये इकट्ठे रह रहे हैं, कल को ये मुझे छोड़ के चल जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन आज अगर ये इस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि ये लिव इन रिलेशनशिप में ही में इकट्ठे थे, तो जो फीमेल है शी इज बीइंग गिवन इक्वल राइट्स ऑफ अ वाइफ, फाइनेंशियल राइट्स। फिर फर्क क्या रहेगा सर? शादी का, यू कैन हैव चिल्ड्रन ऑल्सो। ओके दोज चिल्ड्रन, सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहा, सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहा और आउट ऑफ चॉइस है ना। देखिए शादी में लोग फिर भी आउट ऑफ कंपल्शन रहते हैं। ओके कोई बैड मैरिज में आउट ऑफ कंपल्शन अपने माँ बाप की, मेरे छोटा भाई बहन है उसकी शादी नहीं होगी, मेरे मामे का लड़का क्या कहेगा, या मेरे दादा क्या सोचेगा, या मेरी दादी क्या सोचेगी, कंपल्शंस में रह रहे हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में लोग कंपल्शन से नहीं रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन आउट ऑफ देयर ओन चॉइस, खुशी से भी रह रहे हैं। तो कुछ इसके ऊपर सर्वे हुआ है सर कि लिव इन हेल्दी है कि मैरिज? ये आप कराएं, सर्वे आप करेंगे, आपका काम है सर्वे कराना, मेरा काम है जो इस समय चल रहा है। ओके जो सोसाइटी में लॉ के अंदर चेंजेस आ रही है बताना आपको। ये जरूर है कि लिव इन रिलेशनशिप को लोग एक्सेप्टेंस मिल रहा है, लीगली एक्सेप्टेंस मिल रहा है। सोसाइटी का भी एक्सेप्टेंस, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस थोड़ा स्लो है, लेकिन वो ऐसा होता ना कि अगर सोसाइटी एक्सेप्टेंस ना होता तो लीगल एक्सेप्टेंस क्यों आता? अगर वो डिमांड ही ना होती तो क्यों मिलती? बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो डिमांड तो है, तभी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तभी कोर्ट जाग रही है इस बात पे। इट इज नॉट जस्ट लिव इन रिलेशनशिप्स, इट इज अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस आल्सो। एलजीबीटी कम्युनिटी को जो राइट्स मिले गए हैं वो यही है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम अम्ब्रेला। इट इज अ प्रोग्रेसिव लॉ, लॉ इज इवॉल्विंग एवरी डे। जो चीजें आज से कुछ साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे जी। क्या हम सोच सकते थे कि एक लड़का लड़का या एक लड़की लड़की कोर्ट में जाकर ये मांग कर सकते हैं कि मैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को छोड़कर, मतलब जो परसेप्शन ऑफ सोसाइटी को छोड़कर जो मेरे को पसंद है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप या सोसाइटी हमें रहने नहीं दे रही और हमें डर है कि हमें कोई मार ना दे, हमें सिक्योरिटी दी जाए। आज से कुछ साल पहले तक ये पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है। इवन पहले तो पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ कॉप्स उनको पकड़ के लेकर आते थे कि भैया ये कुछ इलीगल हो गया। ये तो लड़का लड़का छोड़िए, ये तो कहीं पर भी सोसाइटी में आज भी आम है, इट इज स्टिल एग्जिस्टेंट। आपको बड़ी हैरानी होगी, हमारे चंडीगढ़ हाईकोर्ट में करीबन रोज के 300 से 400 मुकदमे नए केसेस फाइल होते हैं ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन अ नॉर्मल मैरिज। कुछ परसेंटेज जब लिव इन की भी आ गई, कुछ परसेंटेज जब एलजीबीटी का है, बट अभी भी नेग्लिजिबल है। ज्यादा वही लोग हैं कि मैं 18 साल से ऊपर लड़की हुई, मैं ये 21 साल से ऊपर लड़का है, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम शादी कर चुके हैं या शादी करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप हम पे प्रेशर बना रहे हैं, आज भी फाइल होते हैं। और जो हम अखबारों में पढ़ते थे कि मार दिया, किसी को टांग दिया। सर मतलब कि आपका मतलब कि दोनों का एक पहले सबसे पहले शुरुआत ये है कि दोनों में एक एलिगेशंस लगा दिए, वो कुछ बोले और वो डिवोर्स के लिए। हाँ यस, मतलब थैंकफुली फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट, थैंकफुली टू सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने जजमेंट लेटेस्ट दी है, शायद अब कुछ आने वाले समय में जो एलिगेशंस है वो कम हो। और डोमेस्टिक वायलेंस के सर अगर हम बोले कि फॉल्स एलिगेशन वो कितना? सी मैं ना, ये बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेट क्या है कि डिबेट ये है कि क्या फॉल्स केसेस फाइल होते हैं कि नहीं फाइल होते हैं। द आंसर टू दिस इज यस, फॉल्स केसेस फाइल होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, चाहे 406 498 के हों, कुछ भी हो। लेकिन जब एक केस फाइल हुआ, अब मैं आई पुट इट टू यू, मैं आज आपके पास आया हूँ, आप मुझे पहली बार मिले हैं, मेरे साथ कोई और आया है, आप जज हैं, मैं बोल रहा हूँ ये मुझे गाली निकाल के आया बाहर, ये बोल रहा नहीं इसने मुझे गाली निकाली,
क्या आपके पास कोई जरिया है, कोई मापदंड है, कोई जादू की छड़ी है समझ पाने की या बूझ पाने की कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? नहीं है। हमें अपना गवाहियां लानी पड़ेंगी, केस तो चलाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या वो झूठ बोल रहा था। सो यही कोर्ट की प्रॉब्लम है कि जब एक केस फाइल होके आता है और क्या जज प्रिमा फेसा ये बोल दे खड़े, मतलब शुरुआत में कैसे बोल दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लड़की झूठ बोल रही है? कोई चांस नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है जज के पास, कोर्ट्स के पास कोई पावर नहीं है ये डिसाइड कर पाने की इनिशियल स्टेज पे कि ये झूठ है या सच है। इसका रिक्वायर्ड कंप्लीट डिस्कशन, प्रोसीजर रिक्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बोल देना कि झूठे केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए लॉ को स्ट्रक डाउन कर दो, गलत है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि मेरी नजर में आज भी 60 to 70% केसेस सच है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को मारा जाता है, तंग परेशान किया जाता है, डाउरी डिमांड्स की जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सब होता है। यस, सब केसेस सच नहीं है, लेकिन वैसे ही सब केसेस झूठ नहीं है। तो अगर झूठ नहीं है तो तरीका क्या है? तभी प्रोसीजर ऑफ लॉ है ना कि आप अपना केस लाइए, आप अपने एलिगेशंस अगर उनको सपोर्ट भी कीजिए। अगर आप अपने एलिगेशन प्रूव कर पाएंगे दैट मीन्स आप सच बोल रहे थे। अगर वो एलिगेशन नहीं प्रूव कर पाओगे दैट मीन्स आप झूठ बोल रहे थे। जो रिक्वायर्ड है वो ये रिक्वायर्ड है कि अगर ये साबित हो जाए बाय द एंड ऑफ द ट्रायल, जिसमें करीबन 1 से 3 साल 5 साल भी देने लग जाते हैं, कि जो इंसान केस फाइल करके आया था वो झूठ बोल रहा है, तो जो उस दूसरे इंसान की जिंदगी के 3, 4, 5 साल या 2 साल जो भी समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। ये चेंज रिक्वायर्ड है। इसके यहाँ प्रोविजन है लेकिन अभी रेयरली यूज प्रोविजन।